हेलो बच्चों, प्यारे बच्चों। जैसा कि आपको पता है कि आप लोगों की यूपी बोर्ड की जो डेट्स हैं वो आ चुकी हैं। ऐसे में इस अंतिम समय में आपके लिए जो एग्ज़ाम में आने लायक या जो 100% क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, उन क्वेश्चंस को, उन डेरिवेशंस को दोहराना या उनको आना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए मैं आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चंस या डेरिवेशन लेकर आ रहा हूँ। इसलिए आप इसको ज़रूर देखें और एक बार नहीं बच्चों, कम से कम 2 से 3 बार ज़रूर देखें ताकि ये अच्छे से आपको आ जाए और आपका कोई क्वेश्चन वहाँ गलत ना हो और आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आएँ बच्चों। इसी शुभकामना के साथ आज देखिए मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ। मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ विद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र, लेकिन ये होगा निरक्षीय स्थिति में या निरक्षीय स्थिति के लिए। क्योंकि बच्चों निरक्षीय स्थिति के लिए जो विद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अच्छी स्थिति वाला इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और अच्छी स्थिति के लिए इजी भी होता है, आप लोग आसानी से कर भी लेते होंगे, और ये थोड़ा सा कठिन होता है, इसलिए मैं इसको लेकर आया हूँ। और ये समझिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आपके पेपर में आना ही चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे करना है बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों हम ले लेते हैं एक वैद्युत द्विध्रुव। तो यहाँ एक ले लेते हैं वैद्युत द्विध्रुव। यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज, मान लीजिए यहाँ है नेगेटिव चार्ज, और इसकी जो बीच की डिस्टेंस है इसकी वो है मान लीजिए 2a। ये होगी मान लीजिए बीच की डिस्टेंस बच्चों। और क्या है, हम निरक्षीय स्थिति में चूंकि निकालना चाहते हैं तो यहाँ से हम इस दिशा में, इसके लंबवत दिशा में, इस द्विध्रुव के जो लंबवत दिशा में हम एक पॉइंट ले लेते हैं। मान लीजिए ये पॉइंट है ये, और इस पॉइंट में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है बच्चों। तो कैसे निकालेंगे, बस यही देखते हैं अब कैसे निकालते हैं। और एक चीज़ ये समझिए, अब ये जो पॉइंट है ना, इसकी डिस्टेंस यहाँ से हम मान लेते हैं r, और ये जो लाइन है उसकी यहाँ से डिस्टेंस और यहाँ से डिस्टेंस बराबर है। मतलब ये कि चूंकि यहाँ से यहाँ तक 2a, तो यहाँ से यहाँ तक a और यहाँ से यहाँ तक भी a होगी। ठीक, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालें। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इस चार्ज के कारण प्लस q चार्ज के कारण। तो प्लस q चार्ज के कारण अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर निकालें बच्चों, तो वो होगी इसको यहाँ से मिलाने वाली रेखा में इससे दूर की ओर कैसे, यहाँ से अगर मिला दें तो उसी साइड, इसी साइड, इस साइड की ओर नहीं, इस साइड। तो इसकी जो डायरेक्शन है बच्चों वो उसी साइड यानी दूर की ओर, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो पॉजिटिव चार्ज से दूर की ओर होती है बच्चों। ठीक, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो वो होगा यहाँ पर एक चीज़ पहले और निकाल लीजिए, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है तो वो कितना हो जाएगा बच्चों। चूंकि यहाँ से यहाँ तक r है और ये a है, तो ये हो जाएगा √r² प्लस a²। कैसे, पाइथागोरस थ्योरम लगा करके। चूंकि ये 90 डिग्री का कोण है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए इस वाले त्रिभुज के लिए, इस वाले त्रिभुज के लिए लगा दीजिए। तो क्या मिलेगा, ये जो कर्ण है, कर्ण बराबर आधार का स्क्वायर प्लस जो लंब का स्क्वायर का होल रूट, यही तो होता है। तो वही हमने यहाँ लिख दिया। अब देखिए, जो पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका सूत्र तो आपको पता ही होगा, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ। जो सूत्र होता है वो होता है KQ/r², और यहाँ पे जो K होता है वो होता है 1/4πε0। ये आपको पता होगा बच्चों। वहाँ ये जो कांस्टेंट होता है उसको मैंने यहाँ K लिख दिया है, क्योंकि यही वैल्यू K की होती है। ये कांस्टेंट है इसलिए इतना बड़ा ना लिख के इसको छोटा सा लिख दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाद में हम इस K की वैल्यू अपनी ट्रांसफ़र भी कर लेंगे जब हमारा निगमन हो भी जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं बच्चों, परेशान ना होइए। अब देखिए यहाँ पे ये चार्ज है, मान लीजिए किसी चार्ज Q के कारण हम अगर निकालना चाहते हैं तो ये है उसका मैग्नीट्यूड, और ये वो डिस्टेंस है जो इस चार्ज से जहाँ पर जितनी दूर पर हमें निकालना है। बच्चों यहाँ पे हमने r मान लिया, इसलिए हम थोड़ा इसको अलग कर देते हैं r'। तो मान लीजिए कोई चार्ज है Q, यहाँ से इससे r' दूरी पे हमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हो जाएगी वो हो जाएगी KQ/r'²। तो ये जो फार्मूला है पॉइंट चार्ज के कारण वही यहाँ पे लगेगा, क्योंकि हम यहाँ पे इसको पॉइंट चार्ज लेकर कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके लिए हो जाएगी बच्चों K, और इसका मैग्नीट्यूड है Q, और यहाँ से जो डिस्टेंस है बीच की उसका यहाँ पे स्क्वायर, जैसा कि फार्मूले में है, जो भी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हो उसका स्क्वायर। तो यहाँ जब इसका स्क्वायर करेंगे बच्चों
तो इसका जो रूट है वो हट जाएगा, तो हम रूट हटाकर लिख लेते हैं। तो ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। अच्छा, अब क्या करें, अब इस वाले चार्ज के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। लेकिन एक चीज़ आप देखिए कि चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज था, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो पॉजिटिव चार्ज से दूर की ओर होता है। लेकिन ये है नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो उसी की ओर होती है, यानी वो अपनी ओर किसी चार्ज पार्टिकल को आकर्षित करेगा, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को। ठीक, तो चलिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण होगी बच्चों, इसके कारण वो कैसी होगी, थोड़ा सा इसको सीधा सीधा बच्चों आप समझिएगा, बनाते नहीं बन रहा, हाँ बन गया। तो देखिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बच्चों वो होगी इसी की ओर। क्यों? क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज है ना, उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये नेगेटिव चार्ज मान लीजिए, और यहाँ पे मान लीजिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, तो नेगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसी की ओर होती है, इसी की ओर इसकी डायरेक्शन होती है। जबकि अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो इससे दूर की ओर होती है। बस यही किया हमने, पॉजिटिव चार्ज था तो इससे दूर की ओर, नेगेटिव चार्ज है तो इसी की ओर, है ना। और इसका मैग्नीट्यूड भी बच्चों इतना ही हो जाएगा जितना कि ये है। क्यों? क्योंकि आर ए सब और आवेश का मैग्नीट्यूड इसका भी क्यू है, इसका भी क्यू है, बस दोनों का सब सेम है, तो इसके लिए भी वही मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप समझिए कि आप ये कहेंगे कि इसके लिए फिर चेंज क्या हुआ, चेंज हुआ क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड तो सेम था, लेकिन इसका जो है चिन्ह अलग अलग था, इसलिए इसकी डायरेक्शन अलग हुई। केवल डायरेक्शन में फर्क पड़ता है और किसी चीज़ में फर्क नहीं पड़ता है। डायरेक्शन कैसे अलग, इससे दूर की ओर और इससे पास की ओर। अगर दूर की ओर इसके वजह से भी होती तो हम इसको इधर न लेके इधर लेते। ठीक बच्चों, तो ये समझ गए होंगे आप। अब देखिए बच्चों, अब क्या है कि हमने इसकी वजह से तो ये निकाल लिया और इसकी वजह से तो ये निकाल लिया, किंतु हमें तो पूरे द्विध्रुव के कारण निकालना है ना, ना तो सिर्फ इसके वजह से ना ही सिर्फ इसके वजह से, हमें इस पूरे सिस्टम की वजह से निकालना है। इसलिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट हमें निकालना पड़ेगा बच्चों। क्या? रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट कैसे निकलेगा बच्चों? तो आपने 11th में पढ़ा होगा समांतर चतुर्भुज का नियम। यहाँ पे अगर कोई वेक्टर ए है, वेक्टर ए, और कोई वेक्टर जो है ये है बी, तो इसका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? तो इस समांतर चतुर्भुज को आप पूरा कर दीजिए, यानी कि इसके समांतर यहाँ से एक और भुजा बना दीजिए और इसके समांतर इधर एक भुजा बना दीजिए, तो ये समांतर चतुर्भुज बन गया बच्चों। तो इस समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होगा वही इसका रिजल्टेंट होगा। ये होता है समांतर चतुर्भुज का नियम बच्चों। तो इसी तरह ये जो दो वेक्टर हैं, एक ये वेक्टर और एक ये वेक्टर, तो इन दोनों का अगर हमें रिजल्टेंट निकालना है बच्चों, तो हमें एक समांतर चतुर्भुज ऐसे बना लेना चाहिए, इस तरह से। ये बन गया समांतर चतुर्भुज और इस दिशा में ये हो गया इसका रिजल्टेंट। तो इस दिशा में इसका रिजल्टेंट होगा और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा तो वो हम अब समझते हैं बच्चों। देखिए मान लीजिए बच्चों कि यहाँ से जो एंगल है वो है थीटा। ठीक, तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ऐसा क्यों बच्चों? क्योंकि आप ये देखिए, ये वाला त्रिभुज आप देखिए, ये बड़ा वाला त्रिभुज, अगर हम बड़ा वाला त्रिभुज देखें तो ये जो भुजा है इस भुजा के बराबर है। क्यों बराबर है? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये वाली है और ये भी इतनी ही हो जाएगी। अगर हम इसको लिखें तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये भी हो जाएगी। अब आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हैं तो उसके आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। क्यों? क्योंकि ये भुजा बराबर है तो इनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे बच्चों। ठीक, तो ये थीटा हो गया। अब आप ये समझिए, ये जो रेखा है इसके समांतर प्राप्त हुई है। ये जो रेखा है इसके समांतर प्राप्त हुई है। तो समांतर प्राप्त हुई है तो इसका क्या मतलब है कि अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा एकांतर कोण से। इसके समांतर है ये तो एकांतर कोण से ये हो जाएगा। साथ ही साथ ये अगर थीटा है तो ये वाला भी थीटा। ऐसा क्यों? संगत कोण, ये समांतर तो ये इसके संगत कोण की वजह से बराबर होगा। तो इस तरह से ये हुआ। अब आप समझिए हमें इसका रिजल्टेंट कैसे निकालना है। तो हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड के घटक कर लेते हैं, इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के भी घटक कर लेते हैं, फिर दोनों का रिजल्टेंट हम निकाल लेते हैं। तो ई का अगर हम घटक करें तो अगर आपको पता हो, आपने 11th में पढ़ा होगा, अगर कोई वेक्टर ए हो और हमें इसके थीटा कोण पर अगर कोई इसका वो निकालना हो इसका घटक, तो कितना होगा बच्चों? ये होता है ए कॉस थीटा। ठीक, और अगर थीटा डायरेक्शन से थीटा की ओर न निकाल करके इस साइड निकालें
जो कि थीटा या 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अगर ये थीटा है तो 90 माइनस थीटा, यहाँ कुछ भी ना लिखें तो भी अगर थीटा की तरफ ए कॉस थीटा बचेगा तो इधर बनता है ए साइन थीटा बच्चों। तो इस तरह से ए के घटक टूटेंगे। सेम इसी दिशा से हम इसी तरह से ई के घटक तोड़ लेते हैं। जिधर थीटा है उधर कॉस का घटक और जिधर नहीं है थीटा उधर है साइन का घटक। तो जिधर थीटा है इस वाले के लिए थीटा इधर है तो यहाँ पे आ जाएगा इसका घटक ई कॉस थीटा बच्चों। क्या आ गया? ई कॉस थीटा। और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ गया ई साइन थीटा बच्चों। क्या आ गया? ई साइन थीटा। अब इसका घटक टूट गया, अब हम इसका घटक तोड़ेंगे इस वाले का। तो इसके लिए जो थीटा है वो इधर है तो इधर इसका घटक आएगा थीटा की तरफ ई कॉस थीटा। क्या आया? ई कॉस थीटा। और इस लाइन के परपेंडिकुलर इधर आएगा ई साइन थीटा। क्या आया? ई साइन थीटा बच्चों। अब देखिए ई साइन थीटा इधर, ई साइन थीटा इधर, एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में, तो ये कट जाएंगे, है ना। बचेगा सिर्फ क्या? इधर वाले ई कॉस थीटा इसका और ई कॉस थीटा इसका। तो दोनों का ई कॉस थीटा जोड़ देंगे और यही हो जाएगा रिजल्टेंट। रिजल्टेंट भी हमारा यही है और जो बच रहा है घटक वो भी इसी दिशा में बच रहा है, बाकी ये तो कट ही जा रहे हैं। तो यही तो हमें निकालना था, यही हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा। तो कितना हुआ रिजल्टेंट बच्चों? तो रिजल्टेंट हुआ, देखिए कितना हुआ, ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा, ये हुआ नेट। ठीक, तो हम यहाँ लिख लेते हैं ई नेट, ई नेट ऐसा हम लिख लेते हैं बच्चों। ठीक, अब देखिए इसको अगर हम सॉल्व करें तो आ जाएगा ई नेट बराबर 2 ई कॉस थीटा, 2 ई कॉस थीटा, क्योंकि ये दोनों जुड़ गए। अब देखिए हम इस ई की वैल्यू रख लेते हैं। ई की वैल्यू क्या है? किसी भी ई की वैल्यू, इस ई की वैल्यू क्या है? के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वही हमें यहाँ रख लेना है। तो चलिए लिख लेते हैं ए नेट बराबर 2 के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। साथ ही साथ हम इस कॉस थीटा की वैल्यू भी रख लेते हैं बच्चों। कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ से देख लीजिए, ये हो जाएगी आधार, यानी आधार तो ए है तो आधार तो लिख लिया ए बटा कर्ण, कर्ण कितना? ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको आगे सॉल्व कर लीजिए बच्चों। तो और आगे इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 के क्यू ए बाई, एक चीज़ आप देखिए यहाँ पे ये हो गया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक, और ये जो है इसमें यहाँ कोष्टक भी लगा सकते हैं क्योंकि ये अलग अलग हैं और ये गुणे में है। ठीक है, और एक चीज़ देखिए, ये तो हमने उतार लिया। अच्छा, जहाँ रूट होता है, रूट का क्या मतलब होता है? जैसे हमारे पास है कुछ भी, मान लीजिए एक्स रूट, तो एक्स रूट का क्या मतलब होता है? एक्स की पावर 1/2, यही होता है बच्चों, है ना। तो ठीक है, इस पर रूट लगा है तो इसका भी मतलब हो जाएगा एक्स की पावर 1/2, एक्स की पावर 1/2 मतलब, तो इसी तरह यहाँ पे जो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2। आप समझ के होंगे बच्चों, अब आप समझ गए। और एक चीज़ समझिए, अब चूंकि यहाँ पर, अच्छा मैं लिख ही देता हूँ, मैं सोच रहा था कि एक स्टेप ना करूँ, डायरेक्ट आंसर निकालूँ, लेकिन आप कर देते हैं क्योंकि आप फिर परेशान ना हो। ठीक है, तो इतना होगा, ये इसके पावर में है बच्चों 1/2। ठीक है, ये इसके पावर में है। अब देखिए, चूंकि ये सेम क्वांटिटी है और ये सेम क्वांटिटी का मतलब आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये भी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये भी। तो जब सेम चीज़ हो ना तो उनकी घातें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं बच्चों। तो जोड़ दीजिए घातें, तो ये 1 की घात है, ये 1/2, तो कुल मिला के यहाँ आ जाएगा जो ई नेट वो हो जाएगा 2 के क्यू ए बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और जब 1 और 1/2 को जोड़ेंगे तो बच्चों आ जाएगा 3/2 की घात। ठीक है, 3/2 की घात हो गई। अब यहाँ पे नीचे चूंकि जगह नहीं है तो मैं बच्चों यहाँ पे कर देता हूँ ऊपर। अब आप यहाँ पे समझिए, ठीक है, यहाँ पे मैं लाइन खींच देता हूँ ताकि मिक्स ना हो। ये यहाँ पे अब मैं करूँगा बच्चों। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ पे अगर हम किसकी वैद्युत द्विध्रुव की वैल्यू, अगर हम यहाँ पे एक चीज़ आप समझिए, या इसको मैं थोड़ा कुछ ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। यहाँ पे पहले एक बार और लिख लेता हूँ, ई नेट बराबर 2 के क्यू ए बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, एक बार ये लिख लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ आप समझिए, P बराबर कितना होगा यहाँ पर? P बराबर, तो आप समझते हैं कि P बराबर 2QA, यही होगा बच्चों, बिल्कुल यही होगा, क्योंकि जो P होता है उसमें किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लेते हैं जो कि है Q, और फिर उनके चार्जेस के बीच के डिस्टेंस का गुणा हम कर लेते हैं। तो चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 2a।
तो यहाँ पे 2a भी है और एक चार्ज का मैग्नीट्यूड भी है, तो यही होता है p। तो यहाँ एक चीज़ देखिए, यहाँ 2a और q ये 3 चीज़ मिल रहा है, तो इनकी जगह में हम कर लेते हैं p। तो हम कर लेते हैं यहाँ पर बच्चों k तो वैसे ही रहा और इसके जगह में बाकी की जगह में हो गया p और ये हो गया इतना। तो ये निकल के आया बच्चों यहाँ तक अभी, और यही हम आंसर मान सकते हैं। किंतु अगर ऐसी स्थिति हो कि ये जो r है यानी जो पॉइंट है ये बहुत दूर हो, बहुत दूर ऊपर बहुत दूर, तो क्या होगा, ये जो r है अगर ये बहुत बड़ा हो जाएगा तो a की तुलना में अगर ये बहुत बड़ा हो जाए यानी कि r इज ग्रेटर 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 देन a, तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर r के सामने a तो बहुत छोटा हो गया, तो r के सामने a की तो कोई वैल्यू रह नहीं जाएगी, यानी r की तुलना में a को हम क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं बच्चों। तो यहाँ हम आगे ऐसी स्थिति जब हो, जब r ग्रेटर ग्रेटर देन a हो, तो इसको हम निगलेक्ट कर देते हैं। तो चलिए हम कर देते हैं यहाँ पर निगलेक्ट इसको। तो यहाँ बचेगा kp/, इसको हटा दीजिए, यहाँ बचा r² और इसका पावर में 3/2। तो अब क्या होगा बच्चों, यहाँ 2 से 2 तो कट जाएगा, तो आ जाएगा ई नेट बराबर kp/r के पावर 3 या r³। ये आया बच्चों यहाँ तक, ठीक। यही हम आंसर अभी मान सकते हैं, ठीक। लेकिन अगर आपको k की वैल्यू रखना है तो k बराबर मैंने बताया कि ये होता है कांस्टेंट और इसकी वैल्यू होती है 1/4πε0। तो यहाँ आप रख सकते हैं, तो यहाँ हम रख देते हैं k बराबर 1/4πε0 और इनटू में आप इसको अपना रख लीजिएगा बच्चों, क्या, p/r³। तो ये हो गया इसका निगमन। किंतु बच्चों अभी इसके आगे और भी कर सकते हैं, क्या, अगर आप इसको डायरेक्शन देना चाहें, ये तो अभी इसका मैग्नीट्यूड होगा, लेकिन अगर ई वेक्टर आप लिखना चाहें, ई नेट का वेक्टर फॉर्म में, तो क्या लिख पाएंगे। देखिए एक चीज़ आप देखिए, जो इसकी डाइपोल की जो डाइपोल की जो डायरेक्शन होती है वो होती है -q से +q की ओर, यानी इसकी जो डायरेक्शन हो गई वो इस डायरेक्शन में है, जो p की डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है बच्चों। लेकिन जो e है तो e तो इस डायरेक्शन में है, यानी जिस डायरेक्शन में p है उसके जस्ट विपरीत डायरेक्शन में है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर इसको इस तरह लिख देंगे 1/4πε0 p। तो इसका ये हो गया, p क्या हो गया, यहाँ पे p को वेक्टर फॉर्म में आप लिख दीजिए, p को वेक्टर फॉर्म में लिख दीजिए। किंतु हम चूंकि अभी बताए कि जो e है ना, e का जो डायरेक्शन है वो p के वेक्टर फॉर्म में नेगेटिव डायरेक्शन, यानी जो p की डायरेक्शन है उसके जस्ट विपरीत डायरेक्शन में। तो अगर आपने p डायरेक्शन में यहाँ पे लिख दिया तो एक माइनस लगा दीजिए। माइनस का क्या मतलब होगा कि इस p के डायरेक्शन के जस्ट उल्टा दिशा में ये e है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा e वेक्टर के लिए आपका ये निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर ये रहा इसका निगमन, बहुत ही मजबूत और शानदार तरीके से आपको बताया गया है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है। तो बच्चों इसको ज़रूर से ज़रूर करके जाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम लोग भी आगे बढ़ें। अभी नया चैनल है और आपके लिए हम ऐसे ही हेल्पफुल जो वीडियोज़ है वो लाते रहें बच्चों। धन्यवाद बच्चों।